लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाले पार्ट का। ऑल्दो थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का लॉ है, मतलब सुन करके तुमको लगेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बट उसको सुनना आराम से और क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त हम बता देंगे क्या करना होता है। अदरवाइज ज्यादा काम का ये चीज रह नहीं जाता है। तो अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की अगर बात करें हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो इस केस में पहले तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम लोग करते क्या है, और उसके एक्सप्लेनेशन के बाद फिर हम लोग आराम से एक एक करके उसको लैंग्वेज में पुट करके देखते जाएंगे। जैसे ऐसा समझो कि हम लोगों का कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मान लो ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इन 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो हम लोग आराम से CO2 बना सकते हैं, आराम से हम लोग CS2 बना सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग SO2 भी बना सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले पार्ट को मिला करके हम लोग CO2 बना सकते हैं। दूसरा, कार्बन एंड सल्फर वाले पार्ट को मिला करके हम लोग CS2 बना सकते हैं, एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर वाले पार्ट को मिला करके हम लोग CS2 बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर 3 एलिमेंट्स को मिला के 3 अलग अलग कंपाउंड्स बनाने हम लोगों को, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे दिख रहा कि कार्बन वाला पार्ट और ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ CO2, कार्बन वाला पार्ट और सल्फर के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ CS2, इस कॉम्बिनेशन में कार्बन कॉमन पार्ट है अपना। तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ हम लोगों का, जैसे अगर CO2 लेके चले, तो यहाँ पे कार्बन का मास हमको दिख रहा है 12 और ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास हो जाएगा 32। अगर हम लोग CS2 लेके चले तो कार्बन का मास अभी भी 12 है, बट यहाँ फिर हम लोग का सल्फर वाला पार्ट निकल के आएगा, सल्फर वाले पार्ट का मास हो जाएगा 64। तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ हम लोगों के ऑक्सीजन एंड सल्फर का जो मास कंबाइन कर रहा, अगर हम लोग ये रेशियो निकाले, मतलब ऑक्सीजन इज टू सल्फर, अगर ये रेशियो निकाले तो 32:64 निकल के आएगा, बेसिकली 1/2 निकल के आएगा। तो हम लोग के कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन एंड सल्फर का जो मास का कॉम्बिनेशन हुआ, उस मास का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो आइदर सेम होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे गलती लिख दिए, एक सेकंड, यहाँ पे SO2 होना चाहिए, वहां पे हम ये कर दिए CS2 लिख दिए। तो ऊपर वाले पार्ट में हम लोग का जो ऐसा मास रेशियो आया 32:64, ये मास रेशियो आइदर सेम होगा या फिर कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा जब ऑक्सीजन और सल्फर मिलके कोई कंपाउंड बनाएगा तब। फिर से हम इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं। पहला चीज, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाया, कार्बन सल्फर मिलकर के CS2 बनाया, तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ जो ऑक्सीजन एंड सल्फर का मास रेशियो कंबाइन किया, ये मास रेशियो बेसिकली 1:2 जो वैल्यू निकल के आया, ये मास रेशियो विल बी सेम और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइंस विद ईच अदर। तो ऑक्सीजन और सल्फर जब आपस में कंबाइन कर रहा, तब उस केस में जो हम लोग का मास रेशियो वाला पार्ट है, उस मास रेशियो का ही कोई इंटीग्रल मल्टीपल या एग्जैक्टली सेम वैल्यू हम लोगों के आगे के कंपाउंड में निकल के आने वाला है। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा चीज है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग के पास SO2 वाला मॉलिक्यूल दे रखा, इसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर का मास रेशियो निकालते हैं, तो सल्फर वाला पार्ट का मास हम लोग का 32 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास 16 × 2, इसका मतलब 32 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से अपना रेशियो 1:1 निकल के आना चाहिए। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो वाले पार्ट को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है, जैसे मान लो कि हम लोग सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं, तो इस केस में 1:1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम लोग इस रेशियो को 2:1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो रेशियो निकल के आया, उस रेशियो को हम लोग किसी एक इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, वही रेशियो हम लोग का नीचे निकल के आ रहा है। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोला करते हैं। एक बार बता दो, अगर कोई डाउट है तो, ये स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट करेंगे। एक बार अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्टेटमेंट है, इसलिए अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना चाहिए।
सर जैसे कि अगर मतलब कि कोई भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके जो 1:2 है वो लाना है ना, इसका मतलब। हाँ हाँ, कोई भी एक नंबर से, जैसे 1:2 के जगह अगर मान लो 1:3 होता तो हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल 3 को ले लेते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उस वैल्यू में पहुंच सकते हैं। ऑल दिस लॉ का क्या एप्लीकेशन है हमको नहीं मालूम, इस लॉ का एग्जैक्टली क्या एप्लीकेशन है हमको कुछ नहीं समझ में आता। बस ये है कि एक लॉ पढ़ने के लिए, वो भी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, एनसीईआरटी में ये लॉ कंसिडर नहीं किया जाता है, तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये लॉ बुक्स वगैरह में, बुकलेट्स वगैरह में होते हैं, इसलिए मालूम होना चाहिए। और इसको लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से लिखा करते हैं। एक तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना, लॉ पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर 3 एलिमेंट्स दिया, जैसे अभी तक हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स ले रहे थे, मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स ले रहे थे, अगर 3 एलिमेंट्स दिया तो सीधा उन 3 एलिमेंट्स में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आएगा सीधा। तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन 3 एलिमेंट्स A, B and C combines to form AB, AC and BC, तो 3 एलिमेंट मिलके 3 कंपाउंड बना रहा है, ज्यादा भी बना सकता है बट हम लोग 3 के लिए एप्लीकेबल करेंगे इस चीज को, AB, AC and BC, then the mass ratio in which B and C combines with a fixed mass of A will either be same or an integral multiple of the mass ratio in which B combines with C in BC। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो तब शायद फिर ज्यादा थोड़ा क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट बस मालूम रखना, अदरवाइज इसको एप्लीकेशन में हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं किया करते हैं। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अगर इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपने नए टॉपिक में मूव कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंपिरिकल फार्मूला बोलेंगे। और उस इंपिरिकल फार्मूले वाले पार्ट से रिलेटेड कुछ कुछ हम लोगों को पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। जैसे एक परसेंटेज बाई मास वाला फार्मूला होता है, और वो सिंपल सा चीज है, उसको हम बताना प्रेफर भी नहीं करते, बट ठीक है, तुम्हारे बुकलेट्स में या कहीं के भी क्वेश्चन वगैरह दे रखे होते हैं तो हम सजेशन देते हैं कि सीख लो बेसिकली कि हम लोगों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या होता है, एंड हम लोग उसको निकाल कैसे सकते हैं। लेकिन ये मैथ्स है, मतलब इसको केमिस्ट्री मत समझना। ये केमिस्ट्री में हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह की चीज होगा उस तरह की चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश मत करना। सिंपल मैथ्स अप्लाई करना। जैसे मैथ्स में हम लोग नॉर्मली एक चीज सीखा करते थे कि हम लोगों का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोगों का जिस सब्सटेंस का परसेंटेज निकालना है, हम लोग उस सब्सटेंस के अमाउंट की बात करते थे डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट की बात करते थे, इनटू 100 करते थे। इस चीज को हम लोग परसेंटेज बोलते थे, और यही चीज हम लोग का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बन जाता है। मतलब है सेम चीज, हम लोग जो परसेंटेज निकालने के लिए किया करते थे। जैसे मान लो एक्स का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एक्स इन वाई, तो इस केस में हम लोग लिखते थे जिसका परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। ये चीज हम लोगों के मैथ्स में परसेंटेज निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता था।
इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल मान रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पे नाम मेंशन कर दे रहे हैं उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को जब भी कभी हम लोग यूज करेंगे तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले पार्ट को कंसिडर करते वक्त हमेशा मास के टर्म में बात कर रहे होंगे और किसी टर्म में बात नहीं करते। ऑल्दो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली परसेंटेज जब भी निकाला जाएगा तो मास के टर्म में निकाला जाता है। उस चीज को हम लोग परसेंटेज बाई मास भी बोला करते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग होता है अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट का क्या परसेंटेज है, हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं। हर एक कंपोनेंट का क्या परसेंटेज है, इस चीज की बात कर रहे हैं। और लास्ट में लिख लेते हैं बाई मास, या फिर परसेंटेज बाई मास भी हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 के बराबर। ऑक्सीजन मास का मास कितना है, 16 के बराबर। और टोटल H2O का मास कितना है, 18 के बराबर। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर कंसिडर करें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास, क्योंकि टोटल मास को मोलर मास लिख सकते हैं, इनटू 100, जो कि बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 निकल के आएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो मास ऑफ ऑक्सीजन टोटल 16 के बराबर है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, बाई मोलर मास 18 इंटू 100 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। ये एक बेसिक चीज है जो अपने को मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम लोगों के पास ये कंपाउंड दे रखा FeSO4, और इस केस में परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है अपने को। तो आयरन वाले पार्ट का जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो आयरन वाले पार्ट का एक ही एटम दे रखा, तो एक एटम का मास हो जाएगा मोलर मास के बराबर 1/56 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो भी मोलर मास आ रहा है उसको हम लोग आराम से पुट कर सकते हैं इनटू 100। बट अगर इसी केस में हम लोगों को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता तो टोटल एक ऑक्सीजन का मास 16 है, लेकिन FeSO4 वाले पार्ट में हम लोगों के पास 4 ऑक्सीजन है। अगर 4 ऑक्सीजन है तो हम लोग इंटू 4 करके टोटल ऑक्सीजन का मास निकालेंगे डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 100, आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग के परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक छोटा सा टॉपिक है। हम इसको केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं माना करते हैं, ये मैथ्स का टॉपिक है बेसिकली। ये मैथ्स में हम लोग आराम से परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मोल्स, परसेंटेज बाई अमाउंट कुछ भी निकाल सकते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बस हम लोग परसेंटेज बाई मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने का है। इस पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर, ये जो आप लॉज बताए इसके पहले, उसमें लिमिटेशंस भी है उस लॉ का? उसका लिमिटेशन कुछ कुछ होता तो है, लेकिन क्योंकि वो लॉ अपने काम का नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो उसको हम रिलेवेंस नहीं नहीं सर, मानते उसके उसका उसके लिमिटेशन। पहले 3 कंजर्वेशन ऑफ मास और वो कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन, जैसे लॉ का कोई लिमिटेशन होता है क्या? अदरवाइज हम लोग लिमिटेशन निकालने की कोशिश करें तो हम लोग लिमिटेशन निकाल सकते हैं, किसी रिएक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के टाइम पे एक अमाउंट से कितना पार्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई हम लोग नहीं बता सकते। तो लिमिटेशन हम लोग 1000 निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, बोलते हैं ना गैसियस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसका लिमिटेशन है तो हाँ रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो लॉ का लिमिटेशन 1000 निकाल दो, वो अपने मन नहीं से सर, समझ लेना। वैसा नहीं सर, स्कूल में हम लोग कभी ये कल ही हाँ हाँ, पढ़ाया गया। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो स्कूल के ही सेंस में बोल रहे हैं कि अगर स्कूल में ऐसा सवाल आएगा ना कभी इसका लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन अपने मन से बना सकते हैं सब चीजें। ये एक्चुअल में हम मतलब तुम्हारे सवाल को अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, ये एक्चुअल में हम स्कूल के हिसाब से आंसर कर रहे हैं कि अगर ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोल देना। जैसे उसमें पूछेगा कोई भी पार्टिकुलर लॉ का लिमिटेशन पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली। जैसे स्कूल में क्या पूछा गया था एग्जैक्टली? नहीं सर, पूछा नहीं गया था सर, खुद बताया लिमिटेशन की। जैसे कि ये लॉ बहुत पुराना है, पर उसके बाद हाँ ये डिस्कवरी हुआ कि हाँ जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक बार यानी मास जो होता है वो हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है, हाँ तो वैसे फिर मास इक्वल नहीं रह जाता है। हाँ। तो सर वो लिमिटेशन हुआ ना फिर। तो जैसे एक एक चीज देखना, एक अपने बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। बुकलेट में एक जगह एक सवाल दे रखा है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे पता चलेगा। तो जैसे ये अपना एक लिमिटेशन का पार्ट हो गया कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक्चुअल में जो सर बोले ना कि
जो मास है वो हीट में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल में मास हीट में कन्वर्ट नहीं मानते, मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए मानते हैं। अब वो हीट एनर्जी है, वो वर्क एनर्जी है, क्या एनर्जी है नहीं मालूम, बट वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये चीज क्लास 12 में पढ़ना भी अपने को, जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब चीजें डिसइंटीग्रेट करती हैं मतलब या फिर इंटीग्रेट करती हैं, मतलब फिजन होता है, फ्यूजन होता है, तब उस केस में एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होता है, वो मास से रिलेटेड होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे वैलिड नहीं हो पाता है, तो लिमिटेशन हम लोग बोल सकते हैं। ऑल्दो ये लिमिटेशन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो बाकी लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका लिमिटेशन नहीं है। बड़ा सिंपल सा लॉ है कि हम लोगों का एक कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के मास का रेशियो निकालते तो फिक्स्ड है। ये सिंपल सा लॉ है। लिमिटेशन क्या है? तो बोल देंगे कि सर ये रिएक्शन के लिए नहीं कुछ बता पा रहा है, मतलब रिएक्शन के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा। या फिर अगर मान लो कि अगर कंपाउंड का आइसोटोप ले लेते हैं, तब उसके इसमें एलिमेंट का जो मास परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मास में आइसोटोप लेंगे तो आइसोटोप का मास अलग होता है, तो ऑब्वियस सी बात हम लोगों का कंपाउंड के में परसेंटेज भी चेंज होने वाला है। तो लिमिटेशंस अपने मन से कुछ बना सकते हैं। मतलब तुमको अगर लगेगा कि हाँ ये चीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। मान लो बोर्स मॉडल है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, बोले इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को नहीं बता पा रहा, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को नहीं बता पा रहा, हो गया लिमिटेशन हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्दो ऐसा है कि अ, हम लोग के एक पार्टिकुलर लिमिटेशन को एक्सप्लेन करते वक्त हम लोग इस चीजों को यूज कर सके नहीं, मतलब सॉरी पार्टिकुलर लिमिटेशन नहीं, पार्टिकुलर थ्योरी को या पार्टिकुलर कंसेप्ट को या पार्टिकुलर कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए हम लोग इन कंसेप्ट को यूज कर पा रहे हैं क्या? जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस है, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं हो पा रहा, तो हम लोग उसमें इस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ये एक लिमिटेशन है। लेकिन इसके हजारों लिमिटेशन है, इन लॉज के हजारों लिमिटेशन है, बट उस केस का ये लिमिटेशन हम लोग पार्टिकुलरली आराम से बोल सकते हैं। तो उल्टे सेंस में सीखना ज्यादा बेटर होगा कि हम लोगों का इन चार ऑप्शंस में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये लॉ लिमिटेशन है, लेकिन उस तरीके के बहुत सारे लिमिटेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग लाइफ में। तो लिमिटेशन पूछना नहीं चाहिए पार्टिकुलरली, अगर पूछता है तो अपने लैंग्वेज में कुछ भी बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो बोर्स मॉडल आएगा, पूछेगा बोर्स मॉडल का लिमिटेशन क्या क्या है, तो सबसे पहला लिमिटेशन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं होता, या 3-4 लिमिटेशन दे रखा है एनसीईआरटी में। और भी तो लिमिटेशन है ना, मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सब लिमिटेशंस बनाए जा सकते हैं। बट वही है कि वो सब लिमिटेशंस हम लोग डायरेक्टली बोला नहीं करते है, उनका लिमिटेशन बट बोला नहीं करता है। और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है। तो जैसे हम लोग परसेंटेज बाई मास वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस केस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑल्दो इसमें एक सर्टेन टाइप का सवाल होता है, हम एक सवाल दिखा रहे हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी सर्टेन फॉर्मेट में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसी सर्टेन फॉर्मेट में आएगा। एंड उसके अलावा फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली अपने सवाल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2 ही तो दिख रहा है। ठीक है। सवाल में ना हमेशा एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। एक कंपाउंड दे रखा होगा, उस कंपाउंड वाले पार्ट का टोटल मोलर मास निकालना होगा हम लोगों को, और उसमें किसी एक एलिमेंट का मास का परसेंटेज दे रखा होगा। और हमेशा एक सवाल में ये टर्म होगा फाइंड द मिनिमम मोलर मास, हमेशा यह सवाल में इंक्लूडेड होगा फाइंड द मिनिमम मोलर मास। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे ये सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा सवाल हम पहले होमवर्क दे चुके हैं क्या इस सवाल को? क्लास में करवाए थे। अच्छा क्लास में करा चुके थे, चलो ठीक है। तो हम फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली पहले ही बता चुके हैं। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, द मिनिमम मोलर वेट ऑफ द इंसुलिन इज। तो मिनिमम मोलर वेट में हम लोगों के पास जो 3.4% सल्फर है, ये बेसिकली सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई मास से रखा है। तो यहाँ से हम लोग आराम से लिख सकते हैं 3.4% विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सल्फर, मतलब एक एटम अगर है सल्फर का तो एक एटम का मास 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 100। यहाँ से हम लोग का मोलर मास आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो फिर तो हो ही चुका ये टॉपिक, फिर इस टॉपिक में कुछ भी बताने को नहीं बचता है।
तो इसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे जा सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले पार्ट के अलावा हम लोग का मेन टॉपिक आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऑल द एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम लोगों ने 9th क्लास में सुना है, कोई बताना चाहेगा क्या होता है? तुम्हारा आज इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा। एम्पिरिकल फॉर्मूले में PI ही होता है। अक्षत, क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? कुछ याद है? नहीं सर, नहीं याद है। अबे 9th क्लास काहे भूल जाता है? 9th क्लास इतना सिंपल क्लास थोड़े ना, सब लोग 9th भूल करके बैठ जाता है, फिर बोलता है कि हमको 11 समझ नहीं आता। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इस फॉर्मूले वाले पार्ट में अगर हम लोग 6 कॉमन ले लें तो बचेगा CH। इस चीज को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। मान लो जैसे ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें से भी 6 कॉमन ले लो। चलो 6 बार बार कॉमन आ रहा है, काम करते हैं कुछ और लेते हैं। C2H2 इथाइन का फॉर्मूला है बेसिकली, इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी वैल्यू CH आएगा। या C2H4 ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लो तो यहाँ से वैल्यू आएगा CH2। तो हम लोगों का ये जो CH2 आया, इस चीज को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर जो हम लोगों का सिंपलेस्ट जो हम लोग का सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आएगा, उस चीज को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला करते हैं। कोई भी एक मॉलिक्यूल दे रखा हो, उस केस में हम लोग का सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, जैसे C2H4 है तो C2H4 में कार्बन का 2 एटम है और हाइड्रोजन वाले पार्ट का 4 एटम है। इन दोनों का जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो बेसिकली 1:2 आएगा। तो हम लोग का 2 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा हम लोग के पास CH2। इस CH2 को हम लोग आराम से एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते थे। तो सिमिलरली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि CH का मास 13 के बराबर होगा, बट ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास नहीं है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास है। तो इस चीज को हम लोग आराम से एम्पिरिकल मास बोल सकते हैं। जैसे नीचे वाले केस में हम लोग का एम्पिरिकल मास 14 के बराबर होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। तो हम लोग का ये टर्म ध्यान रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रिप्रेजेंटेशन को जब हम लोग सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई भी एक कंपाउंड का जो एलिमेंट है अगर वो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड उस एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल मास। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना पहला। अब इसमें होता क्या है कैलकुलेशन का, ये हम इसलिए टॉपिक पढ़ाते हैं क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं अभी पहले ही। अदरवाइज इसको हम सबसे लीस्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, अपने ज्यादा काम का चीज नहीं होता। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग इसको इनडायरेक्टली सॉल्व किया करेंगे। नॉर्मली एक हम लोग टर्म यूज करते हैं N। N विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास कर लो तो ज्यादा बेटर है, मोलर मास बाई एम्पिरिकल मास। जैसे मान लो ऊपर हम लोग कैलकुलेशन किए थे, तो ऊपर कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग का बेंजीन का फॉर्मूला दे रखा था C6H6, जिसका मोलर मास हो जाएगा 78। 12 × 6 72, 72 + 6 78, 78। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH आया था, मतलब 13। तो यहाँ से N का वैल्यू हो जाएगा 6। तो बेसिकली ऊपर जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर बेंजीन को उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है तो 6 कॉमन कर लो। तो यहाँ से एक छोटा सा चीज बोला जा सकता है, अगर हम लोग के पास मोलर मास गिवन है और अगर हम लोग के पास एम्पिरिकल मास निकल के आ गया, तो हम लोग इन दोनों को यूज करके आराम से अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जा सकते हैं। और ऐसा लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो भी हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको जब N से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आराम से निकल के आएगा। मतलब CH को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 आएगा। इस तरीके से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट तुम लोग के दिमाग में ये होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, उल्टा काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकालने के लिए बोला जाएगा। फिर इधर कुछ वैल्यूज होते हैं परसेंटेज बाई मास वाले पार्ट का,
वो परसेंटेज बाय मास का जो जो वैल्यूज होता है, उन वैल्यूज को यूज करके हम लोग पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले पे जाते हैं, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग का n का फैक्टर है उसको कैलकुलेट करके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले पार्ट पे आराम से मूव करते हैं। हम उन स्टेप्स को मेंशन कर रहे हैं और उससे एसोसिएटेड अपने बुकलेट में एक एग्जांपल है। हम एक छोटा सा सजेशन देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हारे स्कूल में एग्जाम कब है केमिस्ट्री का? अक्षत, तुम्हारे स्कूल में कब है? कोई आइडिया? शुभम, अभी तो कोई नोटिस नहीं आया। कोई मंडे टेस्ट ऐसा नोटिस नहीं आया? 2-3 वीक बाद ही होगा। पहला फिजिक्स है शायद, मैथ सैटरडे या कुछ। पहला हमेशा फिजिक्स ही होता है, मोस्टली फिजिक्स होता है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री होता है शायद। अच्छा, और दीक्षा तुम्हारे स्कूल में? सर अगस्त में होगा, अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त से शुरू होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें एक सर्टेन स्टेप्स हैं, वो रटा हुआ होना चाहिए। स्कूल में वही लिखना पड़ता है। इसका इनडायरेक्ट तरीका है, लॉजिकल तरीका है, बट स्कूल वालों को लॉजिकल तरीका नहीं चलता, उनको हमेशा सब कुछ रटा होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम लोग स्कूल के एग्जाम में जाएंगे तो मान के चलना कि एक सवाल फिक्स है 3 नंबर का, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले पढ़ लो या एग्जाम के सुबह पढ़ लो क्या क्या स्टेप्स थे, ताकि याद हो जाए, फिर भूल जाना। फिर जब हाफ ईयरली आएगा फिर से एक बार पढ़ना, फिर भूल जाना। फिर जब फाइनल एग्जाम आएगा फिर से एक बार पढ़ना, फिर भूल जाना, फिर भूल जाना। तो उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली इस पूरे पार्ट में एक छोटा सा चीज दे रखा होगा, हम लोगों के कैलकुलेशन में मान लो कि अलग अलग एलिमेंट्स दिए, तो जैसे नॉर्मली हाइड्रोकार्बन से एसोसिएटेड होता है सब कुछ। मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग ग्लूकोज और इस तरह का बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। हर एक कंपाउंड का परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा, या फिर हर एक एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा, हमेशा दे रखा होगा। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, पहला। दूसरा, कंपाउंड का मोलर मास दे रखा होगा। फिर पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, कितना निकल के आएगा। या फिर ये भी पूछेगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है। ये दोनों चीजें निकालने बोली जाएंगी। तो सवाल एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा। फिर पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ये है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अगर ये है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, पहला चीज। और दूसरा, कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों का परसेंटेज दे रखा हो। ऑब्वियस सी बात है, x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 100। तो अगर x और y केवल दे रखा तो z हो सकता है ना दिया हो, बट z हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर ही पूरा मॉलिक्यूल बना रहा। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड मतलब कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज मिला करके 100% वैल्यू देने वाला है। तो अपने इस कैलकुलेशन में करना क्या होता है, हम लोग आते हैं इस चीज पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो x वाला वैल्यू है, जो y वाला वैल्यू और z वाला वैल्यू है, हर एक एलिमेंट के मास के परसेंटेज को उनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बन का मोलर मास 12 होता है, तो इसके मास परसेंटेज को 12 से डिवाइड करो। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो y/1। और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, मोलर मास 16 होता है, तो z/16। हम लोग सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम लोग मास परसेंटेज को हम लोग आराम से उसके मोलर मास से डिवाइड करके एक छोटा सा टर्म मेंशन करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। हम लोग इस टर्म में बात करते हैं, मतलब एग्जैक्टली एटम्स निकालना होता है तो जैसे मान लो ऑक्सीजन का मास 32 है, एटम्स निकालना होता है तो 16 से डिवाइड करके 2 निकालते हैं। तो एग्जैक्ट मास मालूम होता तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते थे, बट क्योंकि अपने को मास नहीं मालूम, अपने को परसेंटेज मालूम है, तो हम लोग रिलेटिव एटम्स निकाल सकते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। अब क्या करें, तो ये जो 3 रेशियोज आएगा, इन 3 रेशियो में जो सबसे छोटा है हम साइड में लिख देते हैं। पिक द स्मॉलेस्ट वैल्यू और इन 3 वैल्यू में से जो सबसे छोटा है, उस सबसे छोटे वैल्यू से सारे वैल्यूज को डिवाइड करेंगे हम लोग।
जैसे मान लो एजम्पशन ले लेते हैं कि हम लोग का Z/16 सबसे छोटा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि Z/16 सबसे छोटा है, बट अगर हम लोग एजम्पशन ले लेट Z/16 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तब उस केस में हम लोग सारे के सारे मास परसेंटेज को, मतलब x/12 को Z/16 से डिवाइड करेंगे, y/1 को Z/16 से डिवाइड करेंगे, Z/16 को Z/16 से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट 1 के बराबर आना है। ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक वैल्यू तो 1 के बराबर कन्वर्ट हो जाए, एंड इस चीज को हम लोग रिलेटिव रेशियो बोला करते हैं, रिलेटिव रेशियो। और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। ये जो हम लोग का वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को हम लोग सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि ये रेशियो हम लोग ऐसा आ गया 3/2, और यहाँ वाले पार्ट में 2 और यहाँ वाले पार्ट में 1, एक तो 1 आना ही आना है, जिस नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 के अलावा क्या ऑप्शन है। तो मान लो हम लोग का ऐसा रेशियो आया 3/2, 2 एंड 1, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि कार्बन के 3/2 एटम के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। बट क्योंकि कार्बन का 3/2 एटम नहीं हो सकता, तो 2 से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो C3H4O2 ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, या फिर ये अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। पहले यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम लोगों का एम्पिरिकल मास निकालो, और मोलर मास ऊपर दे रखा है हम लोगों का। जब मोलर मास दे रखा है तो वहां से हम लोग n निकाल लेंगे, मोलर मास बाई एम्पिरिकल मास। n जब निकल गया तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले पार्ट को निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूले को उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक बार स्टेप्स को मेंशन कर रहे हैं और एग्जांपल के थ्रू ही मेंशन करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल होगा। हर एक पार्ट को अच्छे से देखना, और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो पूछते जाना। ये स्टेप्स को याद करना है, मतलब सीरियसली हम यही बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपको याद करके जाना होगा। अदरवाइज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, हम लोग का क्वेश्चन लॉजिकल बेस होगा। सिंपल हम लोग ऑप्शंस को मैच करा करा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस एक चीज का ध्यान रखना। बाकी आते हैं हम एक दो एग्जांपल्स वाले पार्ट पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूले में दे रखे होंगे। जैसे ये दे रखा, मान लो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब बाई मास की बात कर रहे हैं हम लोग। कार्बन का परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, और सवाल में पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या बोला था मैंने, जो एलिमेंट्स दिए उसके मोलर मास से डिवीजन करके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो कार्बन के पार्ट को 12 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे इस टेबल में देखना, और ट्राई करना कि अपने स्कूल के एग्जाम में ये टेबल बनाना, क्योंकि टेबल के फॉर्म में अगर लिखो तो ज्यादा हम लोग बेटर मानेंगे इस चीज को, या फिर स्टेप्स वाइज लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन का परसेंटेज 40.687 था, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.8085 और ऑक्सीजन का परसेंटेज 54 के बराबर था। एटॉमिक मास हम लोग को मालूम होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो हम लोगों ने कार्बन के परसेंटेज को उसके मोलर मास से डिवाइड किया, हम लोग का वैल्यू है 3.39। हाइड्रोजन के परसेंटेज को उसके मोलर मास से डिवाइड किया, हम लोग का वैल्यू है 5.085, एंड ऑक्सीजन के परसेंटेज को उसके मोलर मास से डिवाइड किया, वैल्यू है 3.389। इन तीन वैल्यूज को हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे। परसेंटेज बाई मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, जैसे अगर मास बाई मोलर मास होता तो एटम्स हो जाते, तो जब परसेंटेज हुआ तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोल दिया करो, एग्जैक्टली एटम्स नहीं है यहाँ पे। इन तीन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में जो वैल्यू सबसे छोटा है उसको यूज करेंगे हम लोग बाकी वैल्यूज को डिवाइड, पूरे वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए। तो 3.39, 5.085, 3.389 ये सबसे छोटा है, इसको हम लोग सारे वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे। इसीलिए राइट साइड में देखो दे रखा है वैल्यू, राइट साइड वाले टेबल में 3.390 बाई ऐसा 3.390 डिवाइडेड बाई 3.389, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर का वैल्यू है, 1 रख दिया। हाइड्रोजन वाले पार्ट में 5.085 डिवाइडेड बाई 3.389, ये नियर अबाउट 1.5 है, एंड 3.389 बाई 3.389 ये तो 1 ही आना है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये कार्बन का वैल्यू हो गया, ये हम लोग का हाइड्रोजन का वैल्यू हो गया, ये ऑक्सीजन का वैल्यू हो गया।
तो हाइड्रोजन का 1.5 आया वैल्यू, इस चीज को हम लोग 3/2 कर सकते हैं। कार्बन में 1, हाइड्रोजन में 3/2, ऑक्सीजन में 1, बट क्योंकि हाइड्रोजन में 3/2 नहीं हो सकता तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब तरफ, तो कार्बन में 2 आएगा, हाइड्रोजन में 3 आएगा एंड ऑक्सीजन वाले पार्ट में भी 2 आएगा। ये हम लोगों का एम्पिरिकल फॉर्मूला आराम से निकल के आ गया, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे दे रखा है यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C2H3O2। अब हम लोग को मोलर मास मालूम है, मोलर मास वाला पार्ट ऊपर दे रखा था सवाल में 118 ग्राम के बराबर, तो 118 वाले पार्ट को हम लोग C2H3O2 से डिवाइड करेंगे, तो 24 + 3 + 32, तो ये हो जाना चाहिए अपना 30, 20, 50, 56, 57। थोड़ा अलग वैल्यू आ रहा है, 57, 59 आ रहा है, कहाँ गलती कर रहा हूँ? 4 2 6 3 9, सॉरी, ठीक है, 56 और 3 59 आना चाहिए। तो 118/59 यहाँ से वैल्यू आएगा 2। तो हम लोग का जो n का वैल्यू है मोलर मास बाई इंपेरिकल मास इज इक्वल टू 2 आया, तो इस इंपेरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब C4H6O4, ये हम लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोचा आराम से जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे बुकलेट में एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ नहीं करना है, बस एक एग्जाम्पल को रट के जाना। एग्जाम में अगर आएगा सवाल तो 3 एलिमेंट्स दे रखे होंगे या फिर हो सकता है 2 ही एलिमेंट दे, इससे ज्यादा नहीं देगा, सीधा इन वैल्यूज को रट के जाना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर इस पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर नंबर ऑफ मोल्स आएगा, उसके बाद उसको सब में से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है वो, n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n रेशियो एक है, ठीक है, ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n इज जस्ट अ रेशियो ऑफ मोलर मास एंड एम्पिरिकल मास। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्चुअल में हमको इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाना है, तो कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट में 1-2 स्टूडेंट और भी हैं जिन लोगों का भी क्लास बाकी है, कंसंट्रेशन टर्म उन लोगों को पढ़ाना चाहेंगे हम प्रेफरेबली। तो हम आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करेंगे तुम्हारा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद हम लोग का ज्यादा कुछ टॉपिक बचेगा नहीं। उसके बाद हम लोगों के, क्योंकि तुम लोग तो गैस स्टेट पढ़ रखा तो तुम लोग के लिए गेलिस साइकिल वाला पार्ट तो सिंपल सा चीज है। इसके बाद हम लोगों का बस ये मोल मोल एनालिसिस का पार्ट एक सबसे मेजर पार्ट है, ऑल्दो ये 2 लेक्चर का चीज है, एक दिन मोल मोल एनालिसिस और थोड़ा सा लिमिटिंग रेजेंट का कंसेप्ट। उसके बाद इसी के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइप चल रहा होगा, एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता रहेगा अपना। और उसके बाद तुम लोग को एवरेज मोलर मास बताया कि नहीं बताया हम अभी तक? हाँ बता दिए सर। बता चुके हैं, चलो ठीक है, फिर तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम लोग के कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट, कंसंट्रेशन टर्म में नियर अबाउट हमको 2.5 लेक्चर लगना चाहिए। एक दिन हम लोग को मोलैरिटी, फिर उसके बाद मोलैलिटी और बाकी सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसके बाद कन्वर्जन का एक छोटा सा पार्ट, ऑलमोस्ट 3 लेक्चर कंसिडर कर सकते हैं, तो 5 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। और इस केस में तुम लोगों को हम कंसंट्रेशन का ही बताए थे क्या पहले कभी? बताओ कभी भी कुछ। 9 के स्टार्टिंग में बताए थे, जब यानी 9th एरिज स्टार्ट हुआ था तब। अच्छा, उस टाइम पे मोलैरिटी वगैरह वाला टॉपिक बताया था, है ना? हाँ और तो सर, कुछ नहीं डिस्कस बताया होंगे। किया था। हाँ ठीक है, उतना काफी है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 में ये चीज मोस्टली पढ़ना होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, डिस्कशन कर लेंगे हम इस चीज का। और किसी को कुछ? अच्छा, ये अक्षत तुम्हारे केस में थोड़ा क्लासेस जो है